तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जिसमें हमने जाना पादप कोशिका, जंतु कोशिका और केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली और किसने इसकी खोज करी, किसने क्या करा, इसके बारे में इसकी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और आज की वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है, जो कि हमारी होने वाली है किशोरावस्था की ओर एंड जंतुओं में जनन, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, और हमारा दूसरा जो होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके, तो दो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो बात करते हैं आज की वीडियो, जिसमें एनसीईआरटी नोट्स, सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको पता है आपके पास हम लेके आते हैं, और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे या देखना चाहते हो तो देखो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम समाधान में, जहां हम पहली स्लाइड की ओर आपको ले जाते हुए, और पहली स्लाइड हमारे सामने है जिसमें है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग होता क्या है? अगर मैं बोलूँ क्लोनिंग साधारण शब्दों में, तो एक मैंने बोला 10 का नोट और सेम उसी का जैसा मैंने दूसरा नोट बनाया, तो क्या कहलाएगी? उसी क्लोनिंग प्रक्रिया कहलाएगी। क्लोनिंग मीन्स मैं बोलूँ फोटोकॉपी करने के हिसाब से। अब साइंस क्या बोलता है? तो साइंस ये बोलता है कि संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। अब क्लोनिंग में जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि एग्जांपल, एक भेड़ यहाँ है, दूसरा भेड़ यहाँ है, दोनों भेड़ को मिक्स करा, इनकी मतलब लिए यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा जो बन गया, ये क्लोनिंग प्रक्रिया से एक भेड़ हमारा बन गया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है आपके लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जाते हैं दूसरी स्लाइड, जिसमें क्या है कि सर्वप्रथम क्लोनिंग किसने की, मतलब सर्वप्रथम क्लोनिंग जो प्रक्रिया बनाई थी, क्लोनिंग जो बनाया वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये थे हमारे इयान विल्मट और उनके सहयोगी द्वारा यह कार्य किया गया। और इनने कहाँ किया? तो ये क्या था? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिंग इंस्टीट्यूट में किया था। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था। अब हमने क्लोनिंग कर ली, तो क्लोनिंग जो जिसकी की गई वो था कौन? तो जाते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम किस जीव का क्लोन तैयार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका किया गया था? तो भेड़ का किया गया था। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे फिन डॉर्सेट भेड़ एक इसका नाम है, और दूसरा भेड़ हमारा यहाँ पे था कौन? यहाँ पे स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। देखो, पहला भेड़ ये था, दूसरा हमारा कौन था? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। और जब इन दोनों का क्लोन बना के तैयार किया तो उसका नाम क्या रख दिया? पहला, इसका नाम था डॉली। ठीक है, ये हमारे सर्वप्रथम भेड़ थी, इसका क्लोन तैयार किया गया था। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि सर्वप्रथम बनाया गया क्लोन का नाम क्या था? हम पहले पिछली स्लाइड में जान चुके हैं कि इसका नाम क्या था? डॉली। और ये बनाया कब गया था? तो 5 जुलाई 1996 को यह बनाया गया। ठीक है, और पहले क्लोन डॉली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुल मिला के 96 से 2003 तक ये रही। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि रुधिर में नमक की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको याद भी रखना कि एड्रेनलिन ग्रंथि करती है हमारी रुधिर में नमक की मात्रा को कंट्रोल। अब एड्रेनल ग्रंथि होती कहाँ पे? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इमेज रखी हुई है, जहाँ पे इसने यहाँ पे लगा रखा है कि ये हमारा एड्रेनल ग्रंथि होती है। अग्नाशय के जस्ट ऊपर जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा एड्रेनल ग्रंथि होती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है एड्रेनल ग्रंथि या एड्रेनलिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो सिंपल है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन ग्रंथि से कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन, यहाँ से आपको ये प्लान हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है एड्रेनलिन हार्मोन कौन सी अवस्था को नियंत्रित करता है? या जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारा क्या क्या चीज़ें नियंत्रित करता है हमारे शरीर में? तो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में ये तनाव को नियंत्रित करता है। कौन? एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो इन चीज़ों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से हमारा वृद्धि हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है।
ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि होती कहाँ पे है? तो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क इस पॉइंट पे होती है जो हमारे यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। और पीयूष ग्रंथि की जो आकार होती है मटर के दाने के बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा अगर बोलूँ थायराइड ग्रंथि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कमी से, अगर इसमें थायराइड ग्रंथि से यहाँ पे अगर कमी हो जाती है तो इसकी कमी से गहंगा रोग होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि से, यहाँ पे लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होता है यह क्या करता है? यह जननांगों को टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, देखो ये पॉइंट अभी याद करने वाला है। अच्छा, कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है कहाँ से, कहाँ पे, मतलब किस में होता है? तो ये पुरुषों में होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तथा जो एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन हार्मोन किस में होता है? तो स्त्री में होता है, ठीक है। स्रावित करता है, मतलब जो ये हमारा पीयूष ग्रंथि होता है यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में क्या करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। अब इससे क्या होता है? तो इसमें क्या है? रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर का विभिन्न भाग लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। मीन्स कि क्या है कि पीयूष ग्रंथि जब यहाँ से अपने इस हार्मोन को स्रावित करती है तो जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है इसकी अपने पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाता है और यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों का उद्दीपन करता है। मीन्स कि ये पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारी एज होती है ना, युवावस्था बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो टीन एज होती है, टीन एज से जब हमारे बोलूँ कि जब इसमें जब हमारा यौवन आरंभ, मतलब यौवना आरंभ होता है तो शरीर में जो हमारे चेंजिंग आते हैं ना, वो सब चेंज करने के हमारे जो मेन पॉइंट जहाँ से शुरू होता है, कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि। और वहाँ से हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को वो क्या करता है? यहाँ से एक्टिव करता है। और एक्टिव होकर जो हमारे शरीर में जितने चेंजिंग होते हैं, जैसे कि बॉयज़ में क्या होते हैं? उनके बियर्ड आना, मतलब दाढ़ी मूँछें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कंधे चौड़े हो जाते हैं। और वही गर्ल्स में अगर बोलूँ तो उनके कमर से नीचे वाला पार्ट जो होता है वो चौड़ा हो जाता है एंड ब्रेस्ट मतलब बड़ी होने लगी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? यहाँ पे इस हार्मोन की वजह से होता है। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली स्लाइड में हमारा है कि पीयूष ग्रंथि, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बताऊँ तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? हमारी पीयूष ग्रंथि हो गई, यहाँ पर हमारा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो एड्रिनल और यहाँ पे अग्नाशय, ठीक है। और स्त्री में हमारे यहाँ पे क्या होता है? अंडाशय होता है। और पुरुषों में क्या होता है? हमारा वृषण होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पे इनको याद करना अच्छे से। अगली स्लाइड को चलते हैं, जिसमें हैं हमारे कुछ पॉइंट जो कि आपको काम आएंगे और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ये। जैसे कि मैं बोलूँ हमारा एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल होता क्या है? तो एडम्स एप्पल होता है, अगर मैं बोलूँ, लड़कों में जब यौवन आरंभ, मतलब कि जो वो युवा अवस्था में जाते हैं तो उनके गले की एक हड्डी यूँ करके ऐसे करके बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या नाम दिया गया? एडम्स एप्पल बोलते हैं। या हिंदी में बोलूँ तो, अगर वैसे बोलते हैं तो कंठ, जो कंठ बोलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब यौवन अवस्था में या टीनेजर में पहुँचते हैं तो लड़कों की आवाज़ थोड़ा मोटी और थोड़ा धरधराती, मतलब थोड़ा सी भरभरा जाती है टाइप में, थोड़ा मोटी हो जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पे एडम्स एप्पल के आकार में बढ़ने के कारण होती है। दूसरा मैं बोलूँ एस्ट्रोजन, ये हार्मोन किस में होता है? मेनली क्या गर्ल्स में ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि उनको गर्भधारण और उनकी जो हार्मोन का जो इतनी भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो यहाँ से उनका स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होता है? तो लड़कों में होता है, ठीक है, बॉयज़ में होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में क्या होता है कि वृषण से क्या होती हैं? शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और लड़कियों में बोलूँ तो उसमें अंडाशय से अंडकोश से, मतलब वहाँ से हमारा क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं, अंडाशय से अंड बनना, ठीक है, अंड परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बारे में बात करें, स्वर यंत्र जिसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लैरिंक्स भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब लड़कों में यौन आरंभ होता है ना, तो इसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे लड़कों की आवाज़ क्या होती है? थोड़ा मोटी हो जाती है, फटने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लेना। और जो लड़कियों की आवाज़ होती है, लड़कियों की होती है ना जो स्वर यंत्र, वो क्या होता है? पतली आवाज़ आती है, और लड़कों में क्या होगी? मोटी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लेना। और मोटी आवाज़ आने का कारण क्या होता है? एडम्स एप्पल में वृद्धि के कारण। तो ये पॉइंट इतना आई थिंक याद हो गया होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखो इसी का है ये, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। क्या है इसमें पॉइंट कि आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और स्वर यंत्र अर्थात लैरिंक्स
में वृद्धि प्रारंभ होता है और लड़कों में षड्यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ षड्यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जैसे जिसको क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। ठीक है, और आगे अगर मैं बोलूँ इसमें क्या बोला उसने कि लड़कियों में षड्यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है अथवा बाहर नहीं दिखाई देता है और सामान्यतः लड़कियों का स्वर क्या होता है उच्च तारत्व, मतलब कि पतली ऊंची तो बहुत दूर तक सुनाई देने वाली होती है और लड़कों में क्या होता है स्वर गहरा होता है। ठीक है, आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेन चीज़ मैं बोलूँ कि एडम्स एप्पल होता कहाँ पे, तो एडम्स एप्पल हमारा ये जो भाग हमारा उभरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। ठीक, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा शादी के बाद जो होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा वो किस पे निर्भर करता है, गर्ल्स पे या बॉयज़ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो बॉयज़ में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं एक्स वाई शुक्राणु होते हैं। ठीक है, जबकि लड़कियों में क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स में कितने 23 जोड़े होते हैं इसके। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आगे बात करूँ मैं कि तो बॉयज़ में जो होते हैं वो एक्स वाई गुणसूत्र हो गए और गर्ल्स हमारी एक्स एक्स गुणसूत्र हो गए। तो जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है तो अगर बॉयज़ यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि जो बॉयज़ का अगर यहाँ से गया और यहाँ से एक्स गया और गर्ल्स का भी एक्स मिला तो एक्स एक्स अगर मिलेगा तो क्या होगा गर्ल्स होगी और अगर बॉयज़ का यहाँ से एक्स क्या गया वाई गया। ठीक है, ऐसे यहाँ से वाई गया और यहाँ से गर्ल्स का एक्स मिला तो ये क्या होगा एक्स वाई, तो क्या होगा लड़का होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो लड़का होगा या लड़की होगा यह कभी भी माता के उन पर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंड किस पे करता है कि बॉयज़ के कौन से उसमें गुणसूत्र मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात मतलब गाँव में मतलब ये पुरानी बातें चलती हैं कि हाँ इसमें औरत का हाथ है कि लड़की हुआ या लड़का हुआ, तो एक गलत धारणा है ये। लड़का होना या लड़की होना किसके अगर गुणसूत्र पर बोलूँ में डिपेंड करता है तो बॉयज़ मतलब कि उसके पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपके घर में भी कोई किसी की ऐसी धारणा है कि लड़की और लड़का जो होता है ये माता की उस पर डिपेंड करता है, उनको समझाना कि ये ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं और उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं है तो उनको इन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे हिसाब से आपको जितना भी ये मैंने पढ़ाया अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये एग्जाम से बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और इसमें अगर कुछ चीज़ें अगर आपको और लगता है कि हाँ आपको जानने हैं या बताना है तो मैं इसमें से एक डीप वीडियो और लेके आऊँगा इसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो जितना हो सके हमें सपोर्ट करें दोस्तों, इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें, है ना। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।